हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ MCQs ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर पर जो डिस्कशंस हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, इससे रिलेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। दोज हु हैव स्टडीड these lectures can check their knowledge with these MCQs। कितना आपको समझ में आया है आप उसकी प्रूफिंग कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ तक सीखा है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ MCQs को लेकर के कि नॉलेज का जो ट्रांसमिशन है वो कितना बेहतर रहा है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी बात आती है हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल की बात की जाती है, मतलब जिस भी इकोनॉमिक वेरिएबल को लेकर के डिस्कस किया जाता है वो इकोनॉमी से कनेक्टेड होते हैं, इंडिविजुअल से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो पहला चीज़ इसमें दे रहा है द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मैक्रो वेरिएबल है। द जनरल प्राइस लेवल, किसी एक कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं कर रहा है, सभी कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहा है, ये भी क्या है, मैक्रो वेरिएबल है। जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा है। जीडीपी का मतलब एक इकॉनमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी क्या वैल्यू है, उनका सम टोटल क्या है एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज़ जीडीपी। और पिछले साल के कंपेयर में इस साल कितना जीडीपी बढ़ा है, दैट इज़ व्हाट द जीडीपी ग्रोथ। अगेन किसकी बात कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मीन्स और जितने भी वेरिएबल्स हैं ए और बी और सी सभी क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। सो व्हाट यू कैन से दैट द आंसर नंबर डी इज़ व्हाट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्रीगेशन क्या कह रहा है, एग्रीगेशन किस में पॉसिबल है आपका। ओके, एग्रीगेशन का मतलब होता है सम टोटल की बात की जा रही है, जोड़ा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन तो होता ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। ठीक है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आपका यहाँ भी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी। कैसे होता है, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या, एक माइक्रो इकोनॉमिक एक वेरिएबल है, एक है आपका मार्केट डिमांड और एक है आपका मार्केट सप्लाई। होप आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका है इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई क्या बताता है, सिंगल कंज्यूमर एंड सिंगल कमोडिटी। इंडिविजुअल सप्लाई क्या कहता है, सिंगल कंज्यूमर सिंगल सप्लायर। ओके, तो इंडिविजुअल सप्लाई हो गया। मार्केट डिमांड क्या कहता है, मार्केट डिमांड कमोडिटी तो सिंगल होती है, सिंगल गुड की बात करता है लेकिन सारे कंज्यूमर्स की बात करता है, ऑल कंज्यूमर्स। उसी तरह मार्केट सप्लाई क्या करता है, सिंगल गुड की बात करता है लेकिन ऑल कंज्यूमर्स की बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आपको दिख रहा है कि मतलब एक कमोडिटी कोई मान लीजिए एक्स है, कोई गुड एक्स है, तो इस गुड एक्स को कंज्यूम करने वाले टोटल इंडिविजुअल्स की डिमांड क्या है, सम टोटल निकाल लेंगे। अगर हम सम टोटल निकाल लें इंडिविजुअल डिमांड ऑफ गुड एक्स, सम टोटल को हम लोग मैथमेटिक्स में ये सम टोटल का साइन है, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ मार्केट डिमांड। और ये भी माइक्रो वेरिएबल है, इंडिविजुअल डिमांड भी माइक्रो वेरिएबल है। तो बेसिकली देयर आर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज ऑल्सो देयर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। दोनों में एग्रीगेशन आपका होता है। इकोनॉमिक एजेंट की बात कर लीजिए, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट हम किसको कहेंगे, तो इकोनॉमिक एजेंट वो सभी हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे आपका कंजम्पशन हो। एंड देखिए यहाँ पे कंज्यूमर दिया है, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर भी है, आपको पहले ही बता रखा है। गवर्नमेंट क्या करती है, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करती है और उसके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, मैन्युफैक्चरर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। मीन्स इकोनॉमिक एजेंट आपके तीनों हैं, गवर्नमेंट भी है, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। कहीं कहीं देखेंगे गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन का काम करती है, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन का काम करती है, तो वो भी क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कौन सा स्टेटमेंट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से जुड़ा हुआ है? पहला आंसर है इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ गोल्ड। एक कमोडिटी गोल्ड की बात कर रहा है, ये क्या हो गया, ये माइक्रो एनालिसिस हो जाएगा। या पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब जब हम एक कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट इन द इकोनॉमी। सभी मार्केट की बात कर रहा है, और जब सभी मार्केट की बात करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका किसकी बात कर रहा है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है नेक्स्ट, उसमें आप देखिए ये दिया हुआ है एक गुड की बात कर रहा है। तो जब एक गुड की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब सीधा सीधा जिस इकोनॉमी एज होल की बात करें, पूरे इकोनॉमी को जो अफेक्ट करता हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो इशू करता है। और भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करता है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो करता क्या है? मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। ओके, तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है पूरे इकोनॉमी में, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। गॉट इट। फिस्कल पॉलिसी जो आपकी है, फिस्कल पॉलिसी इज इश्यूड बाय व्हाट? द सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। और बहुत कॉमन भाषा में इसको हम कहें तो गवर्नमेंट बजट जब इशू होता है, गवर्नमेंट बजट कब आता है? 1 फरवरी को अब जारी होता है। पहले फरवरी की आखिरी तारीख को जारी हुआ करता था। दैट मीन्स शायद 28 फरवरी अगर है तो 28, नहीं तो 29 फरवरी है तो 29 फरवरी को जारी होता था। ओके, गवर्नमेंट बजट के थ्रू सरकार करना क्या चाहती है? तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू बेसिकली वो क्या करती है? टैक्स पॉलिसी डिसाइड करती है और एक्सपेंडिचर पॉलिसी डिसाइड करती है कि टैक्स कहाँ कहाँ लगाएगी, किन से वसूलेगी, और जो पैसा आपका आ रहा है उसे लोगों के ऊपर कैसे खर्च करेगी, सोशल वेलफेयर के ऊपर कैसे खर्च करेगी। दैट मीन्स जो फिस्कल पॉलिसी है वो किसकी बात करता है? इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है। सो होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। Next question, from the set of statement given in column 1 and column 2, choose the correct pair। मतलब आमने सामने जो लिखा है वो कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप देखिए जनरल इक्विलिब्रियम को कनेक्ट कर रहा है किससे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? गलत है, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो से जुड़ा हुआ मामला है। कमोडिटी मार्केट की बात कर रहा है और ये जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। कमोडिटी मार्केट मतलब एक मार्केट की बात कर रहा है, क्योंकि मार्केट भी कई तरह के होते हैं। कमोडिटी मार्केट है, फैक्टर मार्केट है जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं। तो कमोडिटी मार्केट का मतलब सिंगल मार्केट की बात कर रहा है, और इधर लिख रहा है जनरल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। पार्शियल लिखता तो सही हो जाता। माइक्रो इकोनॉमिक्स सी इधर कह रहा है टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में क्या कह रहा है कि टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या कर लिया गया है? कांस्टेंट मान लिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो वी आर टेकिंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या? कांस्टेंट मान लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। दैट मीन्स ये जो पेयर है वो क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी दूसरे को भी देखना चाहें तो देख लीजिए। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, इधर माइक्रो लिखा है, ये गलत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इधर क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर ऑफ फर्म की बात नहीं करता है, जनरल प्राइस की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी जो आपका पेयर है क्या है? गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन द कॉलम बी बाई मैचिंग देम विद रिस्पेक्ट टू द आइटम कॉलम नंबर 1। मैचिंग करना है आपको। तो सबसे पहला क्या कह रहा है? मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। ठीक है, ये आपका एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना हुआ है, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। ओके, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसमें हम पूरे देश के फैक्टर इनकम की बात करते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी फैक्टर इनकम है उसका सम टोटल क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे।
पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, किसी एक मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, किसी एक मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 ये मैच कर रहा है इससे, पार्शियल इक्विलिब्रियम से। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन किसकी बात की थी, हमने कहा था मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या है, एक एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट ही है। किसका एग्रीगेशन है, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ एक्स, लेट मी सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ एक्स, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। ये क्या है, मार्केट डिमांड, और ये क्या है, मार्केट सप्लाई। तो ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ही है। आखिरी डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, ये सेंट्रल इश्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सेंट्रल इश्यू है। सो ऑल ऑप्शंस आर क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है, बहुत क्लियर है, केवल कंजम्पशन की बात कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए, सप्लाई तो होगा नहीं, तो दो बचा आपके पास ऑप्शन, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट डिमांड को आप थोड़ा समझ लीजिए, एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करते हैं तो इसमें कंजम्पशन भी आता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी आता है, और फॉरेनर्स जो दूसरे देश के लोग हैं हमारे देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनको वो भी खरीदते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट एक कॉन्सेप्ट है, नेट एक्सपोर्ट इज़ वेरी इजी, व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। जब एग्रीगेट डिमांड की हम बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड में कई सारी चीज़ें हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है और नेट एक्सपोर्ट भी है। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन की बात कर रहा है क्यों, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी आपका है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, व्हाट, एग्रीगेट कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन, जो गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर डिपेंड करता है। इट्स वेरी सिंपल, हम लोगों ने इंड यूज़ मेथड डिस्कस किया था, इंड यूज़ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंड यूज़ पे। इंड यूज़ का मतलब कोई भी कमोडिटी, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल की बात करें, ठीक है, मोबाइल आपका है, कहाँ पे रखा हुआ है, मोबाइल स्टोर में रखा है। ठीक है, मोबाइल स्टोर में रखा है, कोई मोबाइल का विक्रेता है अगर, तो अपने पास दुकान में बहुत सारा मोबाइल खरीद करके रखा होगा, वो मोबाइल क्या है, रीसेल के पर्पज़ से रखा गया है। इसका मतलब वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक, जब कंज्यूमर खरीद करके ले जाएगा मोबाइल स्टोर से तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। गॉट इट। तो कमोडिटी का इंड यूज़ कैसा है ये डिसाइड करता है आपका कि वो गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, एक फर्स्ट यूज़ ऑफ गुड्स दिख रहा है और एक इंड यूज़ ऑफ गुड्स दिख रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई, दैट विल बी इंड यूज़ ऑफ गुड्स। ओके, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाई, फाइनल गुड्स कौन यूज़ करता है भाई, कंज्यूमर तो यूज़ करता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी परचेज करता है। प्रोड्यूसर भी यूज़ करता है फाइनल गुड्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीनरी जो यूज़ हो रही है वो क्या है, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बात कर ली, गवर्नमेंट भी यूज़ करता है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स खरीदता है, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा तमाम जो वेलफेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी, तो उसके लिए गवर्नमेंट खुद परचेस करती है फाइनल गुड्स। ये सब जितने भी हैं, चाहे कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो और गवर्नमेंट हो, ये सभी के सभी क्या हैं, दे आर द यूज़र ऑफ फाइनल गुड्स। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा वाला है, डी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ह्यूमन वांट्स के डायरेक्टली सेटिस्फाई करने वाले गुड्स को क्या कह सकते हैं, कहते हैं वेरी सिंपल, कंज्यूमर गुड्स। ह्यूमन वांट्स आपसे पहले भी डिस्कस किया गया था, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बीच में डिफरेंस जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ बताया था आपको कि कंज्यूमर कोई भी गुड्स तभी परचेज करता है जब उसकी वांट्स को वो सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक, प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स को तब खरीदता है जब उससे कोई चीज़ वो प्रोड्यूस करना चाहता हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है आपका बी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर। ठीक है, सेवरल ईयर का मतलब लंबे समय तक इस्तेमाल होता है। मेरे हिसाब से ये सही है, इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन देख लिया जाए, ये तो सही है ही। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, ये आपका सही नहीं है। कैपिटल गुड्स लंबे समय तक यूज होता है। सी ऑप्शन क्या दे रहा है? विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन लॉसेस, येस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जब भी मशीन चलती है, यूज़ में होती है, तो कुछ नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेज होता है, और टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलेट होती है, जिसको हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। इसके बारे में पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर सी एंड ए बोथ आर व्हाट करेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज इट? द ऑप्शन नंबर डी विच इज बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। पहली चीज़, फाइनल गुड्स में तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, तो फाइनल गुड्स है। क्या कर रहा है? किचन में यूज़ कर रहा है, फाइनल गुड्स है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अब देखिए, इसमें फाइनल गुड्स का तो दिया ही नहीं है, क्योंकि हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, कैपिटल गुड्स होगा नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स होगा नहीं, बचा क्या? कंजम्पशन गुड्स। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंजम्पशन गुड्स। तो फूड प्रोसेसर जो किचन में यूज़ हो रहा है वो क्या है? कंजम्पशन गुड्स है। फाइनल गुड्स तो है ही, कंज्यूमर फाइनल गुड्स हम कह सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज़ व्हाट? शुगर जब हम बनाते हैं, चीनी का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, चीनी जब प्रोड्यूस होती है, तो उसके में शुगर केन का यूज़ होता है एज अ व्हाट? रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल की तरह से यूज़ होता है, और जब रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इसका मतलब इस पर अभी क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपका ये क्या होगा? शुगर में कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इफ़ अ कार इज़ परचेस्ड बाई अ टैक्सी ऑपरेटर, ध्यान दीजिएगा, टैक्सी ऑपरेटर है, टैक्सी ऑपरेटर अगर कार खरीद रहा है तो इट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट? अगर कंज्यूमर खरीदता तो कंजम्पशन गुड्स हो जाता, लेकिन अगर टैक्सी ऑपरेटर खरीद रहा है तो क्या करेगा? लोगों को यहाँ से वहाँ लेकर के जाएगा, और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ कैपिटल गुड्स। ओके, वही कार, ध्यान दीजिएगा, सेम कार कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। अगर हम खरीदते हैं बीइंग अ हाउस होल्ड अपने ऑफिस आने जाने के लिए, तो वो क्या है? कंजम्पशन गुड्स है। लेकिन वही कार अगर टैक्सी ऑपरेटर यूज़ करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका कैपिटल गुड्स हो जाएगा। या हम ये कहें कि हमने ही जो कार खरीदी है उसको हमने ओला में रजिस्टर करा दिया और एक ड्राइवर रख दिया। अब क्या होगा? कोई भी अगर आपकी कार को पिक करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग, तो वही कार आपके लिए क्या होगा? इनकम जनरेशन का सोर्स हो जाएगा, और ऐसे में आपकी जो कार थी वो क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड्स हो जाएगी। तो कैपिटल गुड्स के साथ ये चीज़ है कि इनकम जनरेशन का एक क्लॉज इंटरलिंक्ड होता है, कि इससे आप कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे बीइंग अ टैक्सी ऑपरेटर क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की वजह से ये कार आपके लिए क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, ये तीनों ही आपका देखिए, तीनों ही क्या है? एक तो कंज्यूमर गुड्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक, कंज्यूमर गुड्स है, और साथ ही साथ क्या है? लंबे समय तक आपके घर में रहेगा, ठीक। टीवी भी काफ़ी लंबे समय तक, 3 साल 4 साल 5 साल बड़ा आराम से चलता है। रेडियो भी ऐसा ही है, वॉशिंग मशीन भी ऐसा ही है, 5 साल का तो उसका लाइफ साइकिल ही होता है, लिख के मिलता है कि 5 साल की वारंटी है। इसका मतलब क्या है? ये दीज आर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ये सब क्या हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं। सिंगल यूज़ तो है नहीं, सिंगल यूज़ में क्या आता है? फूड ग्रेन्स आता है, ग्रेन्स आता है। सेमी ड्यूरेबल का मतलब लगभग 1 साल तक, जिसको हम क्लॉथ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्लॉथेस जो आपके हैं वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स? सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब लगभग 1 साल तक की लाइफ साइकिल अगर है, तो रेडियो आपका क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ओके, मिल्क नॉन ड्यूरेबल है, पेट्रोल नॉन ड्यूरेबल है, बचा क्या? क्लॉथेस, कपड़े आपके क्या हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब आपके पास जो फर्म है, मान लीजिए आपकी एक फर्म है, फर्म में क्या है? 3 मशीन लगी हुई है, तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब आपने एक और मशीन क्या किया? ऐड कर दिया। अब एक और मशीन अगर आप ऐड करते हैं तो इसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का किया? एक मशीन के बराबर आपने इन्वेस्टमेंट किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट?
कैपिटल फॉर्मेशन. गॉट इट? तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू. नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा. इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले आप ये जान ली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एक अकाउंटिंग ईयर में रही है, मान लीजिए टोटल 5 मशीन आपकी प्रोड्यूस हुई एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक. तो ये जो 5 मशीन प्रोड्यूस हुई ये क्या कहलाएगा? दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. गॉट इट? अब ये जो 5 मशीन है उसका इस्तेमाल कैसा हुआ? तो दो तरह का इस्तेमाल हो सकता है. पहला, मान लीजिए 3 मशीन जो लगी वो क्या हो गया? एडिशन टू कैपिटल स्टॉक. ठीक है, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक के पर्पज से यूज़ हुआ. मतलब आपने फर्म में अपने प्रोडक्शन यूनिट में 3 मशीन और ऐड कर ली. पहले आप 3 मशीन के साथ प्रोडक्शन कर रहे थे, 3 मशीन और आपने ऐड कर लिया. नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग विथ 6 मशीन. ओके, तो 5 मशीन जो प्रोड्यूस हुआ उसमें से 3 आपने यूज़ कर लिया एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, और 2 मशीन आपने यूज़ किया किसके लिए? रिप्लेसमेंट के लिए. रिप्लेसमेंट का मतलब कि जो पुरानी मशीन ख़राब हो गई थी उसको आपने क्या किया? नई मशीन से रिप्लेस कर दिया. तो अब ध्यान दीजिएगा, जब नेट इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो नेट इन्वेस्टमेंट में ये जो रिप्लेसमेंट वाला है ना, उस रिप्लेसमेंट को शामिल नहीं करते हैं. इसको शामिल नहीं करते हैं. ओके, किसको? जो रिप्लेसमेंट वाला मशीन यूज़ हुआ है. दैट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ये केवल 3 जो मशीन है वही आपका क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट है. सो होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ये तो नहीं होगा. ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना था आपका? 5 मशीन. आपने रिप्लेसमेंट के लिए कितना मशीन यूज़ किया? 2 मशीन. उसमें से 2 मशीन निकाल दीजिए, बचा कितना? 3 मशीन. 3 मशीन ही क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट है. तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर. व्हाट? बी. ओके, नेक्स्ट, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉज. नेट कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आप समझ गए होंगे. ऊपर नई मशीन जो लग रही है, जो 3 मशीन नई लगी है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो 3 मशीन लगी है उसकी वजह से क्या हुआ इकॉनमी में, इसके बारे में पूछ रहा है. क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी. वेरी सिंपल. पहले आप 3 मशीन से प्रोडक्शन कर रहे थे, आपने 3 नई मशीन और लगा ली. अब कितने मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं? 6 मशीन से. 6 मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तो आपका लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ आउटपुट आपका इंक्रीज कर जाएगा. दैट मीन्स आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन किसकी वजह से होता है? तो डेप्रिसिएशन आप ध्यान दीजिएगा, अब से पहले भी डिस्कस किया है. इसके 3 कारण हैं. एक है नॉर्मल वियर एंड टीयर, दूसरा एक्सीडेंटल डैमेज, और तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. ठीक है, अब यहाँ आप मैच कराइए. पहला ऑप्शन आपका क्या है? नॉर्मल वियर एंड टीयर. ये तो आपका सही है. डेप्रिसिएशन इसकी वजह से होता ही है. डैमेजेस ड्यू टू फ्लड. ड्यू टू फ्लड क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है. इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं. बाढ़ कब आएगी इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसकी वजह से डेप्रिसिएशन नहीं होता है. इसकी वजह से क्या होता है? कैपिटल लॉस. इसकी वजह से कैपिटल लॉस होगा. दैट मीन्स बी ऑप्शन सही नहीं है. डैमेजेस ड्यू टू मार्केट क्रश. मार्केट क्रश का मतलब अचानक से डिमांड आपकी गिर गई. इसका भी अंदाज़ा आप नहीं लगाते हैं कि अचानक से हमारी डिमांड गिर जाएगी. तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? इनकरेक्ट है. दैट मीन्स ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, बट इज नॉर्मल वियर एंड टीयर. तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं. अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे. ठीक, किसका अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएंगे? तो देखिए, नेचुरल कैलामिटीज़ का अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा. चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड का भी अंदाज़ा आप क्या करते हैं? लगा लेते हैं. इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं. आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहने वाली है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं. क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की क्या होती है? एक लाइफ साइकिल होती है ना. जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उस समय डिमांड उसकी खूब तेज़ रहेगी.
जब सभी लोग खरीद लेंगे धीरे धीरे उसकी डिमांड क्या होगी, कम होने जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरी नई गुड्स मार्केट में आ जाएगी, तो लोग उसकी तरफ चले जाएंगे, तो पुराने वाले गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो चेंज इन डिमांड का अंदाज़ा आप लगा लेते हैं, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस नहीं है। चेंज इन टेक्नोलॉजी का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जैसे आप जानते हैं नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, R&D पे खर्च करते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, चलन से बाहर हो जाएगी, फैशन से बाहर हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्या है, अंदाज़ा इसका लगाया जा सकता है। इसका मतलब A भी सही नहीं है, C भी सही नहीं है, इसका मतलब एक ही चीज़ सही है, वो क्या है आपका, दैट इज़ नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, और नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब अभी बताया कि जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो नेचुरल कैलामिटी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, चेंज इन डिमांड का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन दोनों की वजह से क्या होगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किसके लिए ज़रूरत पड़ता है? अब ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन नाम तो आगे लिखिए, रिजर्व फंड तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी हम कोई नई मशीन लगाते हैं मान लीजिए, तो उसकी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। मान लीजिए 5 साल की लाइफ साइकिल है, 5 ईयर की लाइफ साइकिल है उस मशीन की। इसका मतलब 5 साल तक वो चलेगा, उसके बाद क्या करेगा, यू हैव टू रिप्लेस। तो हर एक फर्म ये जानती है कि मशीन की लाइफ साइकिल कितनी है, 5 साल की है, तो हर एक साल क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, हर एक साल डेप्रिसिएशन होगा। ओके, पहले साल, दूसरे साल, फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन, फिर चौथे साल डेप्रिसिएशन, और 5वें साल क्या होगा, मशीन खत्म हो जाएगी। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसके बराबर फर्म क्या करती है, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तैयार करके रखती है, ताकि जैसे ही 5 साल पूरा होगा उस फंड से हम नई मशीन लगा लेंगे, पुरानी मशीन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड यूज होता है रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा, स्टॉक वेरिएबल किसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक वेरिएबल हमेशा दिमाग में रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है। पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई वेरिएबल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है। दूसरा, ये आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। टाइम डायमेंशन का मतलब पर ईयर, पर आवर, पर एनम, पर मंथ, इनकी बात स्टॉक वेरिएबल में नहीं की जाती है। अब इसको आप देखिए, क्वेश्चन आंसर हैज़ नो टाइम डायमेंशन, ये भी सही है। इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये भी सही है। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर जो आपका सी है विच इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। पर यूनिट का मतलब टाइम डायमेंशन आ गया। टाइम डायमेंशन की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी टाइम डायमेंशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, फ्लो वेरिएबल। इनकम ऑफ फैमिली, इनकम हमेशा जब भी कैलकुलेट होगा टाइम डायमेंशन के साथ, पर वीक, पर डे। इनकम क्या मिल रही है, पर डे। इनकम क्या मिल रही है, पर वीक या पर मंथ या पर एनम। तो यहाँ पे जो पर वर्ड आ गया है दैट इज़ व्हाट, टाइम डायमेंशन की बात कर रहा है। और जब टाइम डायमेंशन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी फ्लो वेरिएबल। तो इनकम ऑफ फैमिली इज अ फ्लो वेरिएबल। गॉट इट। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा से आ रहा है, इनकम ऑफ द फैमिली इज एग्जांपल ऑफ विच वेरिएबल। अभी डिस्कस किया था, दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल का मतलब जो पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता हो और जो स्टैटिक हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी इंटरेस्ट की बात की जाएगी ये भी पर मंथ होगा या पर डे होगा, इसका मतलब टाइम डायमेंशन जुड़ा हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, आप कितना पैसा खर्च करते हैं इसकी बात की जा रही है, ये भी क्या होगा, डायमेंशन के साथ होगा। पर मंथ क्या खर्च करते हैं, पर डे क्या खर्च करते हैं, ठीक। तो यहाँ भी पर है, यहाँ भी पर है, टाइम डायमेंशन है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, इसमें कहीं टाइम डायमेंशन नहीं है, और ये डिस्टेंस क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब दिल्ली और मनाली के बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या होगी, अनचेंज्ड रहेगी। तो ये क्या है, स्टॉक वेरिएबल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फ्लो वेरिएबल कौन सा नहीं है। तो इनकम, टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व है, फ्लो वेरिएबल है। सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, सप्लाई ऑफ मनी हमेशा दिमाग में रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है। पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं,
पॉइंट ऑफ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मनी जो पब्लिक हेल्ड कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होगा कि आज के दिन कितने लोगों के पास कितनी मनी है। अब ये मनी ज़रूरी नहीं है कि उनके पॉकेट में ही हो, ये मनी क्या हो सकती है, बैंक में भी हो सकती है। ठीक है, बैंक में कहाँ हो सकती है इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में जब मनी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको समझाएंगे कि लोग जो कंज्यूमर हैं या जो इंडिविजुअल हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो अपने पैसे को कहाँ कहाँ रखते हैं। ओके, तो मनी सप्लाई, फिलहाल एक ही चीज़ दिमाग में रखिएगा अभी के लिए कि मनी सप्लाई क्या है, तो मनी सप्लाई टोटल अमाउंट ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हेल्ड बाय द पब्लिक। ओके, तो ये क्या है, आपका स्टॉक वेरिएबल है, ये आपका स्टॉक वेरिएबल है। इसका मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, दैट मीन्स स्टॉक ऑफ मनी इन कंट्री इज अ नॉट अ फ्लो वेरिएबल। कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका क्या है, फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पूरे साल का कैलकुलेट होता है कि एक साल में आपने कितना नया मशीन लगाया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन कितने का हो गया, एक साल का। लीकेज फ्रॉम द वाटर ओवरहेड टैंक, टैंक से जो लीकेज हो रहा है, ये लीक कर दिया तो पानी जो निकल रहा है, ये पानी जो निकल रहा है वो भी क्या है, आपका एक फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि टाइम डायमेंशन के साथ निकल रहा है कि पर सेकेंड कितना पानी लीक कर रहा है। तो पर वर्ड आ गया, टाइम डायमेंशन आ गया, डी भी क्या है, आपका फ्लो वेरिएबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट ए स्पीड ऑफ 120, गॉट इट। यहाँ पे स्पीड की बात की जा रही है, स्पीड का मतलब 120 पर आवर, किलोमीटर पर आवर, पर मतलब आ गया ना, पर का मतलब क्या हो गया, टाइम डायमेंशन की बात कर रहा है, टाइम डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लो वेरिएबल आपका है। ओके, इनके बीच की दूरी अगर दी होती, ठीक है, दिल्ली और आगरा के बीच की अगर डिस्टेंस दिया होता तो डिस्टेंस क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वो चेंज नहीं होगा, तो वो स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस की बात तो कर नहीं रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट अ फ्लो वेरिएबल। ये क्या है, एक फ्लो वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म लीड्स टू, ठीक है, जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को दी जाती है वो रियल फ्लो है या मनी फ्लो है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर सर्विसेज रेंडर की जा रही है, फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है, फैक्टर पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। जब फैक्टर पेमेंट रिसीव की बात करता तो मनी फ्लो हो जाता है, यहाँ पे सर्विसेज देने की बात की जा रही है, दैट मीन्स ये क्या है, ये रियल फ्लो है, गॉट इट। ये आपका क्या है, दैट इज़ अ रियल फ्लो। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ये रियल फ्लो की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, सो these are the all questions related with macroeconomics basic concepts. Hope the revision is clear to you, आपको रिवीजन समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।